चैप्टर 2294 जिंदगी की कीमत भाग 1। यांग जिंगसन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बल्कि झंग यी की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। बिल्कुल ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं, वो आगे बोली। इंसान, खासकर वो जिन्होंने समाज की यातनाओं को अब तक महसूस नहीं किया, बहुत सरल और पवित्र होते हैं। उनका सार भी सबसे शुद्ध होता है। ये तो निश्चित रूप से सेंटिपेड से कहीं बेहतर एक्सट्रैक्शन मटेरियल है। अगर आपके ऐसे प्लान हैं भाई, तो हमें एक बड़े पैमाने का टेस्टिंग ग्राउंड बनाना पड़ेगा। हम इंसानी एम्ब्रियोज का मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर उन्हें तब तक विकसित कर सकते हैं जब तक उनमें परिपक्व स्पिरिचुअल एसेंस न आ जाए। इस प्रक्रिया के दौरान हमें एक स्क्रीनिंग स्टेप जोड़नी होगी, ताकि केवल वही इंडिविजुअल्स विकसित हो जिनकी स्पिरिचुअल पावर मजबूत हो। इससे बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे। यांग जिंगसन का लहजा बिल्कुल सीधा और शांत था, जैसे वो मुर्गियां पालने पर बात कर रही हो। लू केरन ने अपनी बाहों को सीने पर लपेट लिया। क्या यह थोड़ा ज्यादा बुरा नहीं है? उस दृश्य के बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी सी लग रही है। यांग जिंगसन ने अपनी नजरें झुका ली और शांत स्वर में बोली, अगर तुम जीवन के सार को देख सको कि यह बस एक एथेरिक एग्रीगेट है जिसे क्रिएटर नियंत्रित करता है, सामूहिक अवचेतन का एक हिस्सा, तो तुम्हें यह क्रूर नहीं लगेगा। झंग यी को अचानक साउथ वेस्ट रीजन के गेट ऑफ एटर्नल डिस्ट्रक्शन की याद आई और उस लॉन्गिनस स्पेयर की, जो डेवल की आई के नीचे असंख्य जीवों की जिंदगी से गढ़ी गई थी। वो महसूस करने लगा कि जीवन का अर्थ और मूल्य सही तरीके से मापा ही नहीं जा सकता। कभी कभी जीवन को मात्राओं में बांटा जा सकता है, खासकर जब पूरा समूह विनाश के कगार पर हो, तब एक व्यक्ति का मूल्य उतना ऊंचा नहीं रहता। झंग यी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मुझे बस लगता है कि यह विषय अध्ययन करने लायक है। उसने झू किया और यांग जिंगसन की तरफ देखा। क्या तुम बायोलॉजिकल साइंस की विशेषज्ञ हो? तुम और जिंगसन दोनों इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जब भी समय मिले। अगर यह सफल हुआ तो शायद हम मानव विकास के लिए कोई शॉर्टकट खोज लें। यह बात थोड़ी अतिशयोक्ति जैसी लग सकती है। आखिरकार आज दुनिया में जितने भी शक्तिशाली लोग हैं, वो सब प्राचीन देव सभ्यताओं के पुनर्जन्म और जीव ऊर्जा के विस्फोट का परिणाम है। जीवन ऊर्जा के दर्जनों अरब स्तर के मुक्त होने से इंसानों में परिवर्तित सुपर इंडिविजुअल्स और अनेकों अंडरग्राउंड सभ्यताएं जन्मी। झंग यी के मन में एक और साहसी विचार आया। अगर ईथर फ्रैगमेंट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के फ्यूजन के बाद उत्पन्न होते हैं, तो हम आसानी से दर्जनों अरब, सैकड़ों अरब, यहां तक कि खरबों ईथर फ्रैगमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। बेशक यह बस एक मजाक था, पर झंग यी के शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करवाएगा। लू केरन ने हाथ फैलाते हुए कहा, भाई, अगर करना है तो करो। फिर उसने आंखें घुमाई और बोली, वैसे अगर हम नहीं करेंगे तो शायद कोई और पहले से ही कर रहा हो। यह सुनते ही झू क्या का चेहरा तन गया और झंग यी की आंखें गहरी हो गई। बस यही तो मुझे डर है। दुनिया के अंत के बाद इंसान ताकतवर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपनी जाति को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ताकत बढ़ाने का जरा भी अवसर मिले, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो करेंगे, चाहे उन्हें गंदगी ही क्यों न खानी पड़े। झू के ने गहरी सांस ली और बोली, मैं समझ गई, ये काम मुझ पर छोड़ दो। झंग यी सिंहासन से नीचे उतरा, झू केया के पास आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये काम सिर्फ झू के ही कर सकती थी, क्योंकि वो डॉक्टर थी और ऐसे निर्दयी और अमानवीय प्रयोगों को झेलने की क्षमता रखती थी। अपने ऊपर जोर मत डालना। अगर कभी लगे कि ये इंसानियत से परे जा रहा है, तो तुरंत रोक देना। झू के ने सिर हिलाया। मुख्य बिंदु यह है कि क्या एम्ब्रियो में आत्म जागरूकता तब आती है जब ईथर फ्रैगमेंट्स उच्च आयामों से उतरते हैं। अगर उस समय तक वो अभी आरंभिक अवस्था में है और जैविक रूप से इंसान नहीं माना जा सकता, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। झंग यी ने सिर हिलाया। जो भी हो,
कोशिश करते हैं। हमारे पास अब पर्याप्त संसाधन है। अगर ये सफल हुआ तो इसका मतलब होगा भौतिक दुनिया के संसाधनों को ईथर फ्रैगमेंट्स में बदल देना। यांग जिंगसन की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि जीवन की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। शायद जब ईथर फ्रैगमेंट्स एम्ब्रियो में प्रविष्ट होते हैं तभी चेतना जन्म लेती है। कोई नहीं जानता परिणाम क्या होगा, लेकिन यांग जिंगसन ने मन में तय कर लिया, अगर यह रास्ता संभव साबित हुआ तो वो इसे जरूर अपनाएगी। झंग यी ने अपने आसपास के लोगों के लिए आखिरी काम बांट दिए और अब उसे बस इंतजार करना था युद्ध भूमि के साफ होने का। पर इस दौरान वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, क्योंकि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हर कोई उनका अपना नहीं था। वहां कुछ बाहरी भी थे। वो इशारा कर रहा था कोलंबिया की नेचुरल साइंसेस सोसाइटी के उस जोड़े की ओर। लू केरन ने अब पूरा आयरन कर्टन ऑफ दी स्काई अपने नियंत्रण में ले लिया था और पूरा वोलुयन एम्पायर उसकी पकड़ में था। झंग यी ने सीधे उनकी स्थिति लॉक कर ली। प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन युद्ध के तुरंत बाद इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंसेज और एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स पहुंच चुके थे। झंग यी की तरह उन्हें भी इस देश की तकनीक और इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। जब झंग यी वहां पहुंचा, दोनों विशाल आर्काइव में जानकारी देख रहे थे। हालांकि कुछ प्राचीन किताबें अब भी सुरक्षित थी, लेकिन उच्च तकनीकी सभ्यता स्वाभाविक रूप से उन किताबों पर निर्भर नहीं करती जो आसानी से नष्ट हो जाए। इसलिए सब डेटा अब डिजिटल हो चुका था। प्रोफेसर डा विंसी आर्काइव के केंद्र में पहुंचा और पूरे डेटाबेस का डेटा डाउनलोड करने लगा। हे भगवान, यहां का डेटा इतना विशाल है कि मेरा स्टोरेज डिवाइस इसे संभाल नहीं पा रहा। ठीक है, मैं इनकी आधुनिक सभ्यता में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता। चलो प्राचीन इतिहास से डाउनलोड शुरू करते हैं। प्रोफेसर डा विंसी अपने काम में व्यस्त था जब झंग यी बाहर से अंदर आया। यो, क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया और हाथ उठाकर अभिवादन किया। ब्रायन ने कान खड़े किए, मुस्कुराया और अपना पंजा उठाया। केओस, तुम लौट आए। वो झंग यी के पास आया, उसे ध्यान से देखा और पाया कि हालांकि उसके शरीर से खून की गंध आ रही थी, पर वो सब लिजर्ड मैन का था। वो चौंक कर बोला, ओह कमाल, तुमने उस बड़े लिजर्ड मैन को मार दिया और खुद जरा भी घायल नहीं हुए। कमाल हो केओस, सच्चे जीनियस हो तुम। प्रोफेसर डा विंसी ने कहा, अगर एब्सोल्यूट डिफेंस के दौरान चोट लगती तो वो मामूली नहीं होती और शायद असफलता का संकेत होता, तो उसका युद्ध आसान नहीं रहा होगा, है ना? झंग यी ने सिर हिलाया। सही कहा, मैंने उससे काफी देर तक लड़ा, बहुत सारे संसाधन खर्च किए, लेकिन आखिरकार नतीजा अच्छा ही रहा। अध्याय 2295 जीवन का मूल्य, भाग 2। झंग यी ने प्रोफेसर डा विंसी की हरकतों को रोकने की कोशिश नहीं की। उसे ये जानकारी हासिल करने दी। ये वो कीमत थी जो उन्हें और उनके कुत्ते को वादा की गई थी। डा विंसी को उन रणनीतिक संसाधनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो झंग यी नहीं था और इतने सारे महत्वपूर्ण सामान को साथ नहीं ले जा सकता था। उसे बस दिलचस्प चीजें पसंद थी। प्रोफेसर डा विंसी, ब्रायन, इस बार मदद के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं सोच रहा हूं, बिना इजाजत हमारे साथ ये युद्ध लड़ने आने से क्या वापस कोलंबिया लौटने पर तुम्हें कोई परेशानी होगी? झंग यी ने मुस्कुराते हुए पूछा। लियोनार्डो डा विंसी पास के कांच के कैबिनेट से एक पुरानी पांडुलिपि निकाली और हरे रंग का मोनोकल पहन लिया। उसने तेजी से ऊपर का डेटा स्कैन किया और इकट्ठा किया, लेकिन उस प्राचीन लिपि को पढ़ना काफी मुश्किल था। आखिर वो यांग एक्साई नहीं था जो सीधे लिजर्ड लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर ले और उनसे टेक्स्ट डेटा निकलवा ले, लेकिन अपनी क्षमताओं से वो ये सब लौटकर आराम से अनुवाद कर सकता था। उसने बेपरवाही से कहा, ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ कोलंबियन सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। उनकी मांगे पूरी करने के अलावा हम स्वतंत्र हैं। जब तक कोलंबिया के हित को नुकसान नहीं पहुंचता, कुछ भी करना ठीक है।
झंग यी ने बाहें मोड़ी और हल्की मुस्कान दी। इस मामले में हम दोनों काफी एक जैसे हैं। पर उसने आदमी और उसके कुत्ते की तरफ देखते हुए कहा, आंखों में हल्की चमक आई। चूंकि तुम मर्सनरीज हो, क्या मेरे लिए काम करने का सोचोगे? अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया से मिलने के मौके मिलेंगे, है ना? झंग यी के दिमाग में उन्हें भर्ती करने का विचार आया। आखिर ये एक बिशप लेवल एलियन डॉग और एक अजीब मगर प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था। हम किसी के लिए काम नहीं करते, वो बहुत बोरिंग होगा। प्रोफेसर डा विंसी ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अगर अगली बार कोई इतनी दिलचस्प जगह मिले तो हमें जरूर बुलाना। कहते हुए उसके चेहरे पर उत्साह की चमक आ गई। स्पष्ट था कि उसे इस मिशन से बहुत कुछ हासिल हुआ था। झंग यी ने भौहें उठाई। थोड़ा अफसोस जरूर हुआ, लेकिन वो समझ सकता था। तो तुम्हारा टोंग ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता भी? बिल्कुल, हमारा रिश्ता सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट का है। समझौते के अलावा हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हमें जरूरत पड़ने पर बुला सकता है, बशर्ते मुआवजा पर्याप्त हो। इसके अलावा कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता। टोंग ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग बस एक झुंड है जिन्हें दुनिया के अंत का अंदेशा था और जो डर के मारे साथ में टिके हुए हैं। वुफ, क्या तुम ये सब कहते हुए भूल गए कि मैं भी यही हूं? ब्रायन ने असंतोष से भौंका। तुम तो शुरू में ही इतने आलसी थे कि शामिल नहीं हुए, इसलिए मुझे भेजा गया। डा विंसी ने आंखें घुमाई। पर तुम लोगों का दिया हुआ डॉग फूड तो बहुत खा चुके हो, है ना? ये बौद्धिक सम्मान का मामला है। मैं बस उनकी दया को ठुकरा नहीं पाया, ब्रायन ने तर्क दिया। झंग यी ने दोनों की नोकझोंक देखी और हल्का मुस्कराया। एक अकेला बूढ़ा आदमी जो फ्रैंकेनस्टीन जैसा था और एक वफादार लेकिन जिद्दी कुत्ता, सच में एक अद्भुत जोड़ी थी। वो बोला, हमारे समझौते के अनुसार तुम यहां कोई भी जांच कर सकते हो। इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? हथियार, ऊर्जा, जैविक नमूने, मैं सब उपलब्ध करवा सकता हूं। प्रोफेसर डा विंसी ने हल्की निगाह डाली और पूछा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें कोलंबिया लौटकर यहां की सारी बात गुप्त रखनी चाहिए? झंग यी ने शांत मुस्कान दी। अगर तुम इसे रहस्य रख सको तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये तुम्हारी आजादी है। अगर बताना चाहो तो भी मैं समझूंगा। असल में झंग यी चाहता था कि वुलुयन एम्पायर के नष्ट होने की खबर जितनी देर से फैले उतना अच्छा, लेकिन वो कोई धमकी नहीं थी, बस एक दोस्त से अनुरोध था। झंग यी हमेशा उनका सम्मान करता था जिन्होंने उसकी मदद की। यही इंसानियत की असली नींव थी। वो फायदे के लिए लड़ सकता था, निर्दयी हो सकता था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता था। क्लिक। प्रोफेसर डा विंसी ने हाथ में पकड़ी पुरानी किताब बंद कर दी। वो किताब जो कई बार मरम्मत की जा चुकी थी, अब भी थोड़ी राख झाड़ती रही। अगर तुम मुझे अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर के कुछ जैविक नमूने दे दो तो मैं कसम खाता हूं कि आज यहां जो भी देखा कभी किसी को नहीं बताऊंगा। डा विंसी ने झंग यी की ओर देखते हुए कहा। आंखें सिकुड़ी, लेकिन स्वर गंभीर था। एक वादा, बदले में एक बहुमूल्य नाइट लेवल म्यूटेंट का नमूना। विश्वास करना या न करना दोनों पक्षों के सम्मान और सिद्धांत पर निर्भर था। झंग यी ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर मुस्कराते हुए बोला, ठीक है, सौदा पक्का। दोनों ने हाथ मिलाए और पहली बार डा विंसी की सदियों से ठंडी पड़ी आंखों में एक हल्की गर्माहट झलकी। किसी का भरोसा जीतना, खासकर किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति का, गर्व की बात थी। झंग यी ने तुरंत झेंग लो के शरीर के कुछ टुकड़े लिए, उन्हें एक बॉक्स में रखा और डा विंसी को दे दिया। हम यहां लगभग एक हफ्ते और रहेंगे, मजे करो। इतना कहकर झंग यी ने हाथ हिलाया और एक डायमेंशनल डोर खोलकर चला गया। लियोनार्डो डा विंसी ने अपने हाथ में पकड़े झेंग लो के जैविक नमूने को देखा। उसकी आंखों में छुपी खुशी साफ दिख रही थी। ब्रायन उत्सुकता से पास आया और बोला, वो आदमी सच में तुम्हें इतना कीमती सामान दे गया? डा विंसी ने कहा,
वो बहुत समझदार इंसान है, क्योंकि समझदार लोग जानते हैं कि ईमानदारी पारस्परिक लाभ का सबसे तेज रास्ता है। लेकिन ऐसी ईमानदारी सिर्फ बुद्धिमान लोगों के बीच काम करती है। कुछ मूर्ख हमेशा सोचते हैं कि झूठ और धोखा देना उनकी चतुराई का प्रमाण है। अब झंग यी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यांग एक्साई ने पहले ही सब व्यवस्था कर दी थी। वुलुयन एम्पायर की संपत्ति बहुत विशाल थी। झंग यी द्वारा इकट्ठे किए गए रणनीतिक संसाधनों के अलावा कई अन्य अत्यंत मूल्यवान वस्तुएं भी थी, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की तकनीकें। भले ही वुलुयन एम्पायर की तकनीकी प्रगति कैंग्योन क्लैन जितनी उन्नत न थी, पर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी अपनी विशिष्टता थी। जहां तक आर्मोर ऑफ द एंड की बात थी, जिसे यांग एक्साई ने कब्जे में लिया था, वो तभी सक्रिय हो सकता था जब डीएनए वेरिफिकेशन पूरी हो जाए, और उसे कोई प्योर रॉयल ब्लड लाइन वाला ही नियंत्रित कर सकता था। लेकिन लू कैरन के हाथों में ये समस्या अब कोई समस्या नहीं रही। उसने जैसे ही आयरन कर्टन पर नियंत्रण लिया, वो देश पूरी तरह झंग यी की संपत्ति बन गया। अध्याय 2296 जीवन का मूल्य भाग 3। इस वक्त झंग यी ने आखिर मार्शल झेंग लो की एसेंस का बचा हुआ 1/3 हिस्सा बाहर निकाला। उसमें से 1/10वां हिस्सा अलग करके एक एनर्जी स्टोरेज टैंक में रखा गया। बाकी सब उसने सीधे अपने शरीर में समा लिया। क्षण भर में ही जबरदस्त ऊर्जा की बाढ़ उसके शरीर में उमड़ पड़ी, मानो उसके सिर के अंदर विस्फोट होने वाला हो। एक प्रचंड ऊर्जा प्रवाह उसकी नसों में दौड़ पड़ा, और ये ऊर्जा उसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर से भी ज्यादा भारी थी। प्रजातियां और उनकी विशेष शक्तियां हमेशा एक पिरामिड की तरह बनी होती है। ऊपर जाने पर संख्या घटती है, पर शक्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। 40,000 से 50,000 पॉइंट्स तक की छलांग के लिए जितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए, वो एक भयावह स्तर की होती है। यहां तक कि मार्शल झेंग लो ने भी मानव जगत के अंत के दौरान मरते हुए इंसानों से निकलने वाली आत्मिक ऊर्जा को पकड़कर पूरे देश की शक्ति जुटाई थी। तभी वो व्हाइट नाइट की श्रेणी तक पहुंच पाया था। इसलिए झंग यी के लिए ये 1/3 ओरिजिनल पावर भी अत्यंत भयावह थी। सौभाग्य से झंग यी पहले ही तियन्यू पैलेस के स्पिरिचुअल ओशन द्वारा शुद्ध किया जा चुका था। उसका स्पिरिचुअल बॉडी अब परम स्तर पर पहुंच चुका था। शक्ति विकास का बॉटलनेक टूट चुका था, और बाहरी ऊर्जा को सोखने की गति कई गुना बढ़ गई थी। वरना सामान्य परिस्थिति में इस 1/3 शक्ति को आत्मसात करने में उसे कई वर्ष लग जाते। फिर भी इस तेज टकराव ने उसकी शक्ति सूचकांक को कम से कम 2000 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया था। काफी देर बाद झंग यी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके जीवनायाम में जो वृद्धि हुई थी, उसने उसकी विश्वबोध की धारणा ही बदल दी थी। उसने गर्दन रगड़ी और बुदबुदाया, इस रफ्तार से तो आधे साल में मेरी शक्ति 45,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो अब मेरी जान को खतरा पहुंचा सके। यहां तक कि कोई सुपर एंशिएंट सिविलाइजेशन का शक्तिशाली अस्तित्व भी। अगर बाई लोंगजी जैसे राक्षस का स्तर न हो, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झंग यी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब जब वो इतना शक्तिशाली बन चुका था, तो उसके मन में न किसी से बदला लेने की चाह थी, न कुछ लूटने की लालसा। उसका बस एक ही विचार था, अब वो लंबा, स्थिर और शांत जीवन जी सकता है। उसी पल उसके कानों में अचानक चींची की आवाज आई, मानो कोई छोटा चूहा कोने में शरारत कर रहा हो। झंग यी एक पल को ठिठका, फिर मुस्कराया। उसे समझ आ गया कि ये कौन है। उसने मुस्कराकर महल के एक कोने की ओर देखा। बिग टोटोरो, तुम वापस आ गए। महल के कोने में जमीन का एक मोटा टुकड़ा उठा, और नीचे से एक विशाल प्यारा जीव बाहर निकला। वो बड़ा चिंचिल्ला पूरा मिट्टी से सना था, पर उसकी आंखों में चमक थी जब वो जमीन फाड़कर बाहर आया। और फिर उसके पीछे पीछे उसी जैसी कई छोटी बड़ी बरोइंग बीस्ट्स भी बाहर निकल आई।
कुछ ही क्षणों में उन्होंने पूरा महल भर दिया। ची ची, बिग टोटोरो ने अपने भाइयों के सामने इतराते हुए कुछ कदम नाचे। फिर सब झंग यी के सामने आकर घुटनों पर झुक गए और सिर झुका लिया। ट्रांसलेशन डिवाइस के जरिए अब बड़ा चिंचिल्ला थोड़ी बहुत बात समझ और बोल सकता था। वो बहुत गर्व से, जैसे इनाम मांगने आया हो, बोला, मास्टर, मेरा मिशन कैसा रहा? झंग यी मुस्कराया और सिर हिलाया। फिर आगे बढ़कर उसके मोटे शरीर पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम, एक बादल जैसा धूल उड़ गया। खांस खांस, बहुत बढ़िया काम किया। खांस, बिग टोटोरो ने पलकें झपकाई। फिर जोर से शरीर झटका। सारी धूल चारों तरफ उड़ गई। काफी देर तक जमीन के नीचे खोदते रहने से वो वाकई बहुत गंदा दिख रहा था। वो सच में नेचुरल बॉर्न माइनिंग बीस्ट था। लड़ाई में भले कमजोर हो, पर उसकी डिगिंग एबिलिटी बेमिसाल थी। महल की संरचना बेहद मजबूत थी और उसमें टॉप टियर मटेरियल्स लगे थे। फिर भी वो उसे तोड़कर अंदर पहुंच गया था। इस युद्ध में बिग टोटोरो का योगदान कम नहीं था। सीधे कहें तो कुछ इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट से ज्यादा, क्योंकि वो एक इंडिजिनस क्रीचर था। उसे और उसके भाइयों को वोलुयन एम्पायर का भूगोल जुबानी याद था। उन्हीं की वजह से साम्राज्य की अंडरग्राउंड एनर्जी पाइपलाइंस और कम्युनिकेशन लाइंस पूरी तरह ध्वस्त हो गई, जिससे कॉलिशन फोर्सेस को बड़ा लाभ मिला। झंग यी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सोचने लगा कि इस प्यारे जीव को क्या इनाम दे। अब इस बड़े चिंचुला की एबिलिटी इंडेक्स 9,999 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार वो रोज सेंटिपीड्स को स्पाइसी स्नैक्स की तरह खा जाता था। झंग यी ने कहा, अब से मैं तुम्हें इंजीनियरिंग कॉर्प्स का कप्तान नियुक्त करता हूं। ये सारे डिगर्स तुम्हारे अधीन रहेंगे। इतना कहकर उसने एलियन स्पेस से एक गोल्ड मेडल निकाला और उसे बिग टोटोरो के हाथ में रख दिया। वो बड़ा चिंचिल्ला अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने लगा। फिर हाथ में चमकता सोना महसूस करते ही खुशी से चीं चीं करने लगा। पीछे के सारे डिगिंग बीस्ट्स भी उसे घेर कर खुशी मनाने लगे। झंग यी ने नाक खुजाई। वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। बस फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिग टोटोरो को और क्या चाहिए। वैसे भी रोजमर्रा में वो उसे जितना प्यार और सामान दे सकता था, सब कुछ दे चुका था। इस तरह वोलुयन एम्पायर अब एक लंबे शुद्धिकरण चरण में प्रवेश कर गया और वहां कोई नई बड़ी घटना नहीं घटी। झंग यी की योजना थी, जो कुछ भी उपयोगी है उसे एकत्र करे और इस स्थान को सील कर दे। भविष्य में शायद ये एक टेम्पररी शेल्टर बने। आकाश में निष्प्राण बुझते तारों के नीचे इस समय यूरोप में रात थी। पूरा चांद आसमान में झूल रहा था। महीने का मध्य था। मृत्सी शांति और ठंड ने भी चांद की चमक को नहीं रोका था। पर अटलांटिक ओशन के किसी गुप्त कोने में, जहां आम इंसान पहुंचना तो दूर, भूल से भी नहीं ठहर सकता, एक सुंदर द्वीप बसा था। बाहर चाहे कितनी भी ठंड या बर्फीली आंधी क्यों न हो, यहां हमेशा सुनहरी पतझड़ की ऋतु रहती थी। अक्टूबर 2054। द्वीप के जंगलों में विशाल फ्रेंच प्लेन ट्रीज फैले थे। हर पेड़ इतना बड़ा कि उसे 3 लोग मिलकर ही गले लगा सकते। जमीन पर बिछे लाल पत्ते इस जगह को किसी परीक्षा जैसा बना देते थे। यही रहता था चार्ल्स लुइस मॉन्टेस्क्यू, हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष। जंगल के बीच एक पुरानी यूरोपियन स्टाइल विला थी। मॉन्टेस्क्यू ने फ्लैनल कोट पहना हुआ था और खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान देख रहा था। एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से। यह दूरबीन 5 साल पहले बनी थी। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी आइरिस द्वारा निर्मित। हर एक की कीमत थी 500,000 यूरोस। इससे चांद की सतह पर मौजूद क्रेटर्स भी साफ दिखते थे। उसके पीछे आदरपूर्वक खड़ा था, योर मैजेस्टी मिवाई डी ब्लड। मॉन्टेस्क्यू की निगाहें आसमान में टंगी उस पूर्णिमा पर थी, चांदी जैसी उजली, शांत और नशे में डुबो देने वाली।
लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था, बल्कि गहरी उदासी थी और माथे पर गहरी झुर्रियां उभर आई थी। वो धीरे से बोला, स्थिति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब है। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।